start our lecture 3 of Chemistry 1, Chapter 1. Before starting our topic, I will revise the lecture 2. In lecture 2 हमने जो है वो एटम के मतलब पढ़ा था कि एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो है वो हमने ग्रीक फिलोसोफर्स का आइडिया क्या था और क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर, फिर इसी तरह से हमने जो है वो जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये पढ़ी थी और फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो मॉडर्न आइडियाज के मुताबिक ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं कि एटम जो है वो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, जबकि मॉडर्न आइडियाज के मुताबिक जो है वो एटम क्या है वो डिविजिबल है, उसको फर्दर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह में डिवाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जे बर्जीलियस जो है, जे बर्जीलियस ने ना सिर्फ एटॉमिक मैसेज जो है उनको मेजर करने का एक तरीका मालूम किया, बल्कि साथ साथ जो है उन्होंने जो है वो एलिमेंट्स जो है उनको एक सिंबल देने का जो रूल्स हैं वो भी सेट किए थे। तो उन्हीं को आज हम तैयार करते हैं। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। तो देखेंगे जो है हम उस वक्त तक जो है वो इस बात पर किसी के जी क्या मैटर के अंदर वाकई एटम मौजूद है या नहीं है, उस वक्त तक हम यकीन नहीं कर सकते जब तक हमें एटम नजर ना आ जाए या कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसा फिनोमिना या कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो है वो हमें ऑब्जर्व ना हो जाए जहाँ से हमें आइडिया हो जाए कि वाकई ही एटम में जो मैटर में जो है वो एटम जैसे स्मॉल पार्टिकल मौजूद हैं। तो बेटा जी बात कहना क्या चाहता हूँ मैं कि जो है देखें, अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं कब तक कैसे आप यकीन कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मान लें कि मेरी जेब में 5000 है, तो 5000 का एक नोट मौजूद है, आप उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक वो नोट में आपको जेब में से निकाल के दिखा दूं। इसी तरह से जो है मैं बेशक आपको जो है वो 1 करोड़ मरतबा ये बात ना कह दूं कि भाई जान मैटर में एटम पाया जाता है, मैटर में एटम पाया जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे जब तक हमें एटम में नजर नहीं आ जाता। तो अभी तक बेटा जी साइंस के कंसेप्ट्स के मुताबिक जो है इट इज इम्पॉसिबल टू सी एन एटम, किसी भी एटम को देखना नामुमकिन है। तो फिर हम कैसे इस बात के ऊपर यकीन कर सकते हैं या हमें साइंस जो है वो कैसे एक एविडेंस देती है कि भाईजान मैटर में जो है वो एटम जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो देखें एटम जो कि मैटर के अंदर पाया जाने वाला एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी स्मॉल पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उससे
पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ विजन, देखने का कानून क्या है। पिछले लेसन में ये बताया था कि हमें जो भी चीजें हमें नजर आती हैं वो आंख से नजर नहीं आती, हमें रोशनी वो चीजें दिखाती है। देखिए वो चीजें रात को भी मौजूद होती हैं, आंखें भी रात को मौजूद होती हैं, तो फिर हमें वो चीजें रात को क्यों नहीं नजर आ जाती? क्योंकि रात को रोशनी मौजूद नहीं होती। तो फिर हमें चीजें कैसे नजर आती हैं? मिसाल के तौर पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट स्टार मैंने बनाया है, ये किसी सोर्स से लाइट रेज जो है वो इसके साथ टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है और देखने वाले की आंख में जो है वो इंटर हो जाती है, फिर आंख में लेंस है उसको फोकस करता है रेटिना में, बाकी आप बेहतर जानते हैं। यानी लाइट रेज जो है उनको जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टकराना जरूरी है। जब तक वो उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो फिर जो है जो भी डिटेक्टिंग मॉनिटरिंग, जैसे हमारी आंख एक डिटेक्टिंग डिवाइस है, तो वो उस वक्त तक जो है वो आपको कोई भी उस कुछ चीज को दिखा नहीं सकता। अब आंख में भी क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का जाके पर्दे के ऊपर एक इमेज बनता है, लेंस उस वहां पे एक इमेज बनाता है और फिर उस इमेज का सेंसेशन जो है वो नर्व इंपल्स की सूरत में ब्रेन की तरफ ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। यानी हमें क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, और इमेज हासिल करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएं। अब माइक्रोस्कोप को अगर हम इस्तेमाल करते हैं एटम को देखने के लिए, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू सी एन एटम। किसी एक एटम को देखने के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम है, एटम का जो साइज है वो बहुत स्मॉलर है, साइज ऑफ एटम इज स्मॉलर देन wavelength of ordinary light। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि चले मैं आइडिया बता देता हूँ, 350 to 750 नैनोमीटर में जो है ऑर्डिनरी वेवलेंथ की, ऑर्डिनरी लाइट की जो वेवलेंथ है वो इतनी है, और एटम जो है उसका साइज जो है वो पिकोमीटर्स में है। उसका साइज जो है वो अगर यानी कि आपको किताब में ही आपको बताया गया है कि किसी भी एटम का अगर डायमीटर है तो वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर में यानी एंगस्ट्रॉन में है, तो बहुत स्मॉल है। तो होगा क्या, अगर मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि ये एक स्पोज्ड एटम, ये एक अदद स्पोज्ड एटम है, अब हमारा ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर जो है वो हम विजिबल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जो है उसको फेंकते हैं, तो वो ऑर्डिनरी लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह की है इसके मुकाबले में। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, लाइट बगैर टकराए जो है ऑब्जेक्ट से बगैर टकराए जो वो गुजर गई, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए जो है हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हम मैटर में से एटम नहीं देख सकते, क्योंकि एटम का साइज छोटा है और विजिबल लाइट्स जो है उनकी वेवलेंथ का साइज बहुत बड़ा है। तो इसलिए जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा तो हमें मैटर के अंदर जो है वो एटम नजर नहीं आ सकता। अगर हम
आम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम और स्मॉल पार्टिकल्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो भी माइक्रोस्कोप। हाँ जी, हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इन प्लेस ऑफ लाइट की बजाय क्या इस्तेमाल होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकल पार्टिकल की बीम का मतलब क्या होता है, रे, शुआ, ठीक है ना, वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉलर होती है। तो जो है वो स्मॉलर होगी, वो लास्ट वन जो है वो एटम के साथ टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो वो फिर उनका हम एक इमेज भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये असल में वेव्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, ये मटीरियल पार्टिकल्स हैं। हाँ, जब ये ट्रैवल करते हैं, जब ये एक स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, तो उस वक्त जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो होता ये है कि जब ये एटम के साथ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसकी वेवलेंथ तो एटम से छोटी है, ये लाजमन टकराएगा, ये लाजमन टकराएगा, लेकिन ये टकराकर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन की बजाय डाइफ्रैक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डाइफ्रैक्शन, जो कि एक फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द मार्जिन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के मार्जिन्स के ऊपर बेंड कर जाना, उसको हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्पीड के साथ चल रहे हैं तो उनमें वेव्स जैसे प्रॉपर्टीज हैं, यानी वो वेव्स की तरह डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, टकरा के वापस नहीं आ सकते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अगर रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हमारे ज्यादा डाइफ्रैक्शन है। तो हम अगर इस डाइफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर लें, इफ डाइफ्रैक्शन occurs, it means, इसका मतलब क्या होगा, हमने ये वाली ऑब्जर्वेशन हो गई, यदि डाइफ्रैक्शन हुई, ये वाली ऑब्जर्वेशन हो गई, यदि डाइफ्रैक्शन हुई, अगर डाइफ्रैक्शन होती है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, there must be some particle, there are some particles of size of an atom। तो बेटा जी अगर आप देखें तो ऐसा ही किया गया है, एक कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट जो है उसका एक पीस लेके उसको जो है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा गया, तो फिर डाइफ्रैक्शन के बाद जो तस्वीर हासिल होती है, उस तस्वीर को जो है 15 मिलियन टाइम्स, यानी जो तस्वीर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बनी, उसको हमने 15 मिलियंस 1 करोड़ 50 लाख गुना बड़ा करके इस कागज के ऊपर प्रिंट किया है। आपके सफर 2 पे ये डायग्राम मौजूद है। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये शो कर रहे हैं, इसमें एक डार्क बैंड्स है, ब्राइट बैंड्स है। जो ब्राइट बैंड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल किए उस ग्रेफाइट के ऊपर जाके गिरे, उसमें से जब वो गुजर रहे थे तो वहां पे वो जो है कार्बन एटम्स के साथ टकराए और मार्जिन्स पे बेंड हुए, और हमें जो है फिर ये इमेज नजर आना शुरू हुआ। तो इट मीन्स, इससे ये साबित हो जाता है कि कार्बन जैसे मैटर के अंदर जो है वो इंतहाई स्मॉल साइज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को देख नहीं सकते। हाँ, हम जो है वो एटम्स के मौजूद होने का एक आइडिया ले सकते हैं। कंक्लूजन बन सके बेटा ये हमारा वही है अभी तक कि हमारे लिए ये नामुमकिन है कि हम एटम को एक्चुअल शेप में देख सकें, एक्चुअल स्ट्रक्चर में उसको देख सकें। हाँ, उसके मौजूद होने का एविडेंस उसकी कोई भी नेचुरल प्रॉपर्टी की मदद से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डाइफ्रैक्शन का जो है एक नेचुरल फिनोमिना का जो है वो इस्तेमाल किया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी का इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन रेज जो है वो जब कार्बन एटम्स के साथ टकराती हैं तो वो मार्जिन्स के ऊपर बेंड कर जाती हैं और जो है अपना स्क्रीन के ऊपर जाके अपना एक इमेज बनाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो उस इमेज से हमें ये पैटर्न्स नजर आते हैं जो मैंने आपको फिगर में दिखाए हैं। तो यहाँ पे अब थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो ये साबित हो जाता है कि वाकई ही मैटर के अंदर जो है वो इंतहाई स्मॉल साइज के जो है वो कोई ना कोई पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उनका नाम हमने जो है वो क्या रखा हुआ है डेमोक्रेटस, सॉरी एटम्स, क्योंकि डेमोक्रेटस ने लफ्ज़ एटम का इस्तेमाल किया था। तो अब बेटा जी अगले पॉइंट पे चलते हैं कि एक्सरेज का इस्तेमाल किया गया 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी में तो उससे की मदद से ये बताया जाता है कि एटम का जो डायामीटर है वो तकरीबन डायामीटर ऑफ एटम जो है एक्सरेज की मदद से हमने मेजर किया 20th सेंचुरी में, वो तकरीबन जो है वो 0.2 नैनोमीटर। ये आप देख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर जो कि बहुत छोटा है किसके मुकाबले में 350 नैनोमीटर के मुकाबले में। अगर इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में तब्दील कर लें यानी 2 एंगस्ट्रॉम, तो जो छोटी से छोटी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वो 350 की है और उसके मुकाबले में 0.2 नैनोमीटर बहुत छोटा है। तो इसलिए आम लाइट की वजह से जो है वो हम एटम को नहीं देख सकते हैं। तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन रेज का जो इस्तेमाल किया तो वो भी जो है वो मोस्टली जो है वो क्या कर देती हैं कि वो मतलब वो टकराती हैं, लेकिन जो है वो हमने यहाँ पे उनकी रिफ्लेक्शन की बजाय डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और डाइफ्रैक्शन का शो होना ज़ाहिर करता है। आपने देखा होगा, मैं डाइफ्रैक्शन के एग्जांपल दे दूँ, कभी कभी ना सूरज के आगे बादल आ जाते हैं और फिर उस बादल में से किरणें फूट के बाहर को निकल रही होती हैं। ये क्या है? ये डाइफ्रैक्शन है। वो किरणें हमारी जमीन की तरफ आ रही हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो तो वापस सूरज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो डाइफ्रैक्शन है बिल्कुल ऐसे ही डाइफ्रैक्शन जैसी फिनोमिना की मदद से ये साबित हो जाता है कि अगर डाइफ्रैक्शन वहां पे नजर आती, अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ना पैदा होता, स्क्रीन वैसे की वैसे ब्लैक रहती, तो इट मींस नो डाइफ्रैक्शन, कोई डाइफ्रैक्शन नहीं। लेकिन अब स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ है? अब स्क्रीन के ऊपर क्या बन गए? डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बन गए हैं। तो ये ब्राइट बैंड्स जो है वो शो करते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो है एटम जो है वो एक खास तरतीब में मौजूद है। उनके साथ ही तो ये इलेक्ट्रॉन रेज टकराई थी और उन्होंने ही क्या किया, ये ब्राइट बैंड्स बनाए। अब बेटा जी जो है अगला जो पॉइंट्स है मैसेज जो है कि 20th सेंचुरी में सारा कुछ बताया जा रहा है कि मैसेज ऑफ एटम जो है उनके मतलब हमारा क्या आइडिया है कि देखिए ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बता रहे हैं कि एटम कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो अभी तक जो हमने क्लियर की है वो 10 पावर -27 टू 10 पावर -25 किलोग्राम तक जो है एटम की मैसेज होती हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए इतनी बड़ी मैस को आसानी से बोलने के लिए, लिखने के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं 1 AMU जो है, तो जो कि 1.661 × 10 पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो दी स्टूडेंट्स
बेटा जी अमेजिंग साइज ऑफ एटम जो है, अमेजिंग साइज ऑफ एटम जो है उसके मतलब एक आपकी किताब में बड़ा दिलचस्प किस्म का अमेजिंग फैक्ट में है लिखा हुआ है कि आप अपनी पेन से एक फुल स्टॉप लगाते हैं ना जी, एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो उस फुल स्टॉप के अंदर जो है वो 10 पावर जो है 2 मिलियन एटम्स, 2 मिलियन 20 लाख एटम्स जो है उस एक फुल स्टॉप के अंदर पाए जाते हैं। यानी छोटी सी आपने ऐसे करके एक फुल स्टॉप लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस स्याही के जो है 2 मिलियन एटम्स वहां पे जो कि इंक की सूरत में है वहां पे प्लेस कर दिए हैं। 2 मिलियन 20 लाख छोटे से पॉइंट के अंदर। तो अगर हम उस पॉइंट को बराबर बराबर 20 लाख हिस्सों में तकसीम करें तो तब हमें एक एटम, क्या ये हमारे लिए मुमकिन है? फिजिकली नहीं, ठीक है ना जी, टेक्निकली भी नहीं। आज तक हम आपको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह चैप्टर 5 में जो वो सारे वो बेसिक फंडामेंट्स ऑफ साइंस जो है वो मैं पढ़ाएंगे, जिससे ये साबित होगा कि ये मुमकिन नहीं है। जिस दिन हमने एटम को देख लिया ना जी, उस दिन जब हम सोचा करेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, हम सोचा करेंगे और मैं सोचूंगा कि मुझे जो है वो न्यूयॉर्क में होना चाहिए इस वक्त, तो मैं वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा तो अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है और ये मुमकिन भी नहीं है, ठीक है ना जी, क्योंकि जो है वो चीज जो है मुख्तलिफ किस्म के साइंस के हैं, तो अभी क्योंकि वो आपके लेवल में नहीं है तो वो इसलिए जरा मेरा मुश्किल है। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन मैं लिख लेता हूँ, लेक्चर का नाम भूल गया। तो ये बेटा जी हमारा जो है वो बेसिक एक आज का टॉपिक है। तो कल से इंशाल्लाह ताला जो है वो कल मैंने कहा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर 4 के अंदर जो है वो हम मॉलिक्यूल का टॉपिक पढ़ेंगे। बस आपको ये नसीहत है कि आप लोग जो मैं बता दिया करूँगा कि हमारा लेक्चर अगला कौन सा है, तो उसमें हम कल इंशाअल्लाह मॉलिक्यूल और आइंस के ऊपर बात करेंगे। तो वो आपने जो है वो थोड़ा सा पहले पढ़ के बैठना है ताकि आपको जो है वो मेरी बात समझ में आ जाए आसानी से। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन।